हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद अंसारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज मैं आप लोगों के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल एक टॉपिक है कैलकुलस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल IIT जेईई मेन, एडवांस्ड और बोर्ड में भी सवाल आपको उठाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए आपके पास, कुछ स्ट्रेट लाइन वगैरह की, ठीक है। और कोई ऐसा साल नहीं है बेटा IIT जेईई मेन में या एडवांस में, या कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें इससे कम से कम एक सवाल ना रहता हो, या कभी होता है बाई चांस। अब कहने का मतलब जब हम पेपर पे और एनालिसिस पे लेंगे तो शायद कोई साल गैप मिल जाए, है ना, कोई सेशन गैप, कोई शिफ्ट गैप मिल जाए। लेकिन मेरे कहने का सेंस ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये डेमो वीडियो के नाम पे बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको आज कोशिश करूँगा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल सिखाने की, क्योंकि पढ़ तो आप चुके हैं, मुझे सीखना है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, जो गिवन डेटा है उसको देख करके हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके प्रॉब्लम्स को कैसे लगाएंगे, वो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एंड तक वीडियो को देखें, और जहां कहीं भी आपको दिक्कत आए, जहां कहीं भी आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताएं कि सर ये वाली बात हमें नहीं समझ में आई है, फिर से बता दीजिए। मेरी कोशिश रहेगी, और आप वीडियो अच्छे तरह से देखेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल तक वाली कहानी से लेकर के चलूंगा। व्हाट इज टेंजेंट से शुरू करूंगा, ये ध्यान रखना है। तो मैं लिखता हूं टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो बेटा, इसमें एक वर्ड देख रहे हो टेंजेंट, मेन ये समझ जाओगे, नॉर्मल समझ जाओगे, ठीक है। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श। स्पर्श बोलोगे सर हिंदी से क्या मतलब है, मैं तो इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ। अरे बोल तो हिंदी में रहा हूँ, समझ तो हिंदी में रहे हो ना, तो हिंदी से नफरत क्यों भाई, ठीक है। समझते हैं हिंदी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं, फंसाती है हिंदी तो क्लियर भी करती हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना, तो उसका सेंस निकलता है सर टच का। अच्छा, तो सर इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या, टेंजेंट का मीनिंग जो है टच से आ रहा है, टचिंग से आ रहा है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि व्हाट इज टेंजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, ज्योमेट्रिकली मैं आपको समझा रहा हूं, ये चीज देखो आपको क्लियर हो जाएगा। मान ले रहा हूं मैं कि ये कर्व है, कोई एक कर्व है, ठीक है ना बेटा। इस कर्व पर यहां एक पॉइंट P है और यहां एक पॉइंट जो है Q है, क्लियर है। हम इस PQ को मिलाते हैं, मिलाने के बाद देखिए ये एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, PQ बन रहा है ना। ये लाइन सेगमेंट जो है ये सिकेंट कहलाता है। यही स्टैंडर्ड कर्व, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जब लेंगे तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल लिए, यहां हमने ये किया, तो ये इसका कॉर्ड कहलाता है। यानी ये लाइन जो है ये सिकेंट लाइन है, ये पूरी लाइन क्या है, सेकेंड लाइन है। और ये इतना पोर्शन की बात करूंगा तो ये पोर्शन क्या है, कॉर्ड है। खैर हमें यहां पे ये चीज अभी नहीं देखनी है। ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, सेकेंड लाइन कहलाएगा। अब हमारा काम ये है, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, एक थीम दे रहा हूं कि Q को P के धीरे धीरे नजदीक लाना है। Q को P के धीरे धीरे नजदीक लाना है। मान ले रहे हैं Q यहां पे है, अब Q को यहां लेकर के चले आए, मान लिया Q का पोजीशन अब Q1 हो गया। अब पॉइंट P को मिलाइए Q1 से, फिर उसी तरह यहां Q2 के पास लेकर के चले आए। ऐसे करते करते जब ये पॉइंट Q जो है धीरे धीरे शिफ्ट करते करते जब ठीक पॉइंट P के पास आ जाएगा तो हम देखेंगे कि ये इस तरह का हमारा लाइन बन गया। यानी ये जो तुम सेकेंड लाइन बना रहे थे बेटा, ये जो तुम्हें कॉर्ड जैसा जो लग रहा था, जो सेकेंड लाइन है, वो धीरे धीरे शिफ्ट करते करते Q और P एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाएंगे, इतने करीब आ जाएंगे कि P और Q के बीच का डिफरेंस जो है लगभग 0 होगा, यानी 10:0। Q P पे तुम्हें लगेगा ओवरलैप कर गया, एक ही पे आ गया, इतनी नजदीक आ जाएगी पॉइंट Q Q के, पॉइंट Q जो है पॉइंट P के, यानी उनके बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा लगभग 10:0 हो जाएगा। तब उस हालात में ये सेकेंड लाइन हमारी टेंजेंट लाइन बन जाती है। यानी ये जो आपने लाइन देख रहे हैं ये बेटा टेंजेंट लाइन है। कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन है। तो जरा मैं इसे फेयरली अगर बना के दिखाना चाहूं तो मैं ऐसा दिखा सकता हूं क्या कि सर यहां पे ये कोई कर्व है, मान रहे हैं इस कर्व का नाम y = f of x था, ये कर्व का नाम y = f phi of x मान लेते हैं। तो सर इसके इस पॉइंट पे ये जो आप लाइन खींच रहे हैं, ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यही लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन है। यानी टेंजेंट लाइन का मतलब ये है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को किसी खास पॉइंट पे सिर्फ टच करे, कट ना करे, दैट्स इज द टेंजेंट लाइन। ये ना सोचेगा कि इसको जो है बताने के लिए मैं 2-3 मिनट तक का वीडियो बनाते चला गया। कॉन्सेप्ट समझना बेटा जरूरी है।
हमें सिकेंट में और टेंजेंट में ये कॉन्सेप्ट समझना, डिफरेंस समझना जरूरी है। तो एक बात और होती है कि सर अगर कोई लाइन टेंजेंट है किसी कर्व पे, इसका मतलब वो लाइन जब सिकेंट हुई थी, जब ये लाइन सिकेंट हुई थी, तो यहां वाला पॉइंट और यहां वाला पॉइंट, जो दो जगह ये लाइन इस कर्व को अलग अलग दो जगहों पे कट कर रही है, ये दोनों पॉइंट इस कर्व के लिए रूट्स कहलाएंगे। अगर ये एक्स एक्सिस हो जाता तो क्लियर है बात, और नहीं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो सर हम ये कह सकते हैं क्या कि ये वाली और ये वाली पॉइंट दोनों आकर के एक ही जगह ओवरलैप कर गई, तभी तो ये लाइन जो है टेंजेंट बन गया। इसका मतलब सर ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स कह सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया। ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट ओवरलैप कर गए, एक दूसरे पे आ गए, तब ये लाइन हमारी सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन बन गई। तो ये था हमारा टेंजेंट लाइन का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कि टेंजेंट लाइन तैयार कैसे होती है। अब टेंजेंट लाइन से रिलेटेड जो है कुछ ऐसे पार्ट हैं। अच्छा, टेंजेंट के साथ ही अभी नॉर्मल समझ लो, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। किसी भी कर्व का नॉर्मल की अगर बात करें, किसी कर्व पे नॉर्मल डालने की, तो बच्चा ये सोचता है कि सर मैं ऐसा कोई कर्व ले लेता हूं, ठीक है, तो इस पे नॉर्मल, सर ये वाला नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, तो सर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल गलत है ये। किसी भी कर्व पे नॉर्मल आप ऐसे डाल ही नहीं सकते हैं बिना टेंजेंट के, ये बात ध्यान में रखना। यानी किसी भी कर्व पे बोलेगा कि हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आप समझ जाओ कर्व के किसी खास पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो कर्व के किसी खास पॉइंट पे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। एंड टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हमारा नॉर्मल लाइन कहलाता है। इसका मतलब ये पता चला सर कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री का रिलेशन होता है? 90 डिग्री का रिलेशन होता है। याद रहेगी ये बात, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितने डिग्री का रिलेशन होगा? कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। नॉर्मल और कर्व के बीच में 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सिंबल के हिसाब से मशहूर होती है। जैसे अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा, खैर मैं वो नहीं हूं, मैं इस तरीके से बोलूंगा तो आप समझ जाओगे अच्छा सर शाहरुख खान का ये सिग्नेचर स्टेप बोल रहे हो। अगर मैं ये वाला स्टाइल करूंगा समझ जाओगे सलमान खान का सर स्टाइल में बोल रहे हो आप। यहां कर्व का टेंजेंट बोलेगा, सॉरी कर्व का स्लोप बोलेगा, तो समझिएगा कर्व का स्लोप नहीं, टेंजेंट का स्लोप। सर अब ये कौन सा नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, स्लोप? व्हाट इज स्लोप? स्लोप होता क्या है? खैर अगर जो जेईई मेन का बच्चा है वो तो जानता होगा, इतना नखरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी बच्चे एग्जाम देते हैं उन 10-12 लाख बच्चों में से जिन्हें व्हाट इज स्लोप ये भी नहीं मालूम है कि स्लोप होता क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या है। तो खास तौर से उन बच्चों के लिए जिन्हें स्लोप नहीं मालूम है, बेटा स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप को क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। इसे हिंदी में ढाल कहते हैं, ढाल। ढाल, अच्छा हमारे भोजपुरी में, बिहार में, हमारे सिवान बिहार में ढाल ढलान को कहते हैं, कितना झुका हुआ है ढाल। अच्छा चलो जरा ये तो सिवान बिहार की बातें अलग हो गई, किताब की बातें करते हैं। तो किताब में देखेंगे ढाल किसे कहते हैं। ये देखो बेटा समझ लो, अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, 10 सेकंड का समय दो, 15 सेकंड में समझा दूंगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन लेना है, कैसा? ऐसा। हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन लेना है जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाए। बोलोगे कि सर एंगल तो यहां भी बन रहा है, एंगल तो ये भी बन रहा है, एंगल तो ये भी बन रहा है। नहीं, मुझे दो बातों का ध्यान देना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये देना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस कह ले या डायरेक्शन कह ले, ठीक है बेटा। यानी अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने अमाउंट का रिवॉल्यूशन पैदा करेगी, जितना अमाउंट रिवॉल्यूट करेगी, वो घूमेगी, चक्कर लगाएगी, दैट अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसे झुकाव कोण भी कहते हैं, झुकाव कोण। बीच बीच में हिंदी इसलिए बोलते जा रहा हूं ताकि ये वीडियो जो हिंदी माध्यम के छात्र देखेंगे उन्हें भी ये बात समझ में आ सके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगी या बनाएगा वो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा। क्लियर है?
मैं आपको एक और दो सिचुएशन देता हूं। मान लेते हैं कि सर ये मैंने दिया, ये मैं लिख दे रहा हूं 60 डिग्री, बोलूंगा कि बताइए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। बच्चा कहेगा सर 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस से सर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप ध्यान दीजिए मैं क्या बोला हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। अगर ये डायरेक्शन इधर से देखेंगे तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज में ये ना घूम रही है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। तो है कितना, ये 60 है और हम जानते हैं पूरे में कितना बनता है 180, तो ये बन गया बेटा 120। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 120। ठीक है, याद रहेगा। कभी एक और छोटा सा सिचुएशन आता है, कभी कभी किसी बच्चे को ये कंफ्यूज करता है, ऐसा ये वाला चीज कंफ्यूज करता है। ये दे दिया आपको 45 डिग्री मान लीजिए। अब बच्चा कहेगा सर कैसे देखे, डायरेक्शन में बोल रहा हूं, डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि कट हमारा ओरिजिन से आगे करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोला हूं। ओरिजिन के पीछे कट करे, ऊपर करे, कहीं भी करे, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनना चाहिए, क्लॉकवाइज में नहीं। एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री, इसका मतलब सर यहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री ही है। क्लियर है। अब इन सब चीजों में स्लोप का जो कॉन्सेप्ट आता है, हम जनरली स्लोप को एम से दिखाते हैं। वैसे ये किसी के पिताजी के द्वारा दिया गया सिंबल नहीं है कि एम से ही दिखाएंगे, आ रही बात समझ में। जनरली दिखाते हैं एम से, आपको मन करे जिससे भी दिखाने का आप दिखाओ, कोई भी लेटर यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जनरली इसे एम से दिखाते हैं। ठीक है, एम इक्वल टू उसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जब हम टेंजेंट ले लेते हैं, यानी टेन ले लेते हैं, टेन थीटा, इसी को हम लोग बेटा स्लोप कहते हैं। क्या कहेंगे, स्लोप या ग्रेडियंट बोलेंगे। याद रहेगा अब आपको, स्लोप या ग्रेडियंट। ये किसी स्ट्रेट लाइन का हुआ। यहां तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन टॉपिक में पढ़े हुए थे। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे भी रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट कर्व के द्वारा, जैसे फंक्शन में कैसे हम निकालेंगे उसका मैं बताऊंगा यहां जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लें। ठीक है, अब देखो m बराबर tan थीटा हमारा हो गया, ये स्लोप हमारा निकल गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि सर इसका अगर मैं स्लोप पूछूंगा कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो m इक्वल टू tan 120 डिग्री। कुछ बच्चा tan 60 डिग्री लिख करके आ जाएगा, जो कि गलत है। यहां हो जाएगा m इक्वल टू tan 45 डिग्री। ये हो गया बेटा tan 45 डिग्री, यानी कि स्लोप हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है। अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है ये चलेगा, सुनो। कर्व के लिए अगर हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन y बराबर f ऑफ x ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका हमें कहेगा टेंजेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रफ डायग्राम बना करके बात करूं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है बेटा, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। क्लियर है बेटा। अब हमारा कहता है कि इस कर्व का स्लोप निकालिए। तो एक बात ध्यान में रखना, मैं पहले ही बोला हूं, ये किसका सिग्नेचर स्टेप है, शाहरुख खान का। ये किसका सिग्नेचर स्टेप है, सलमान खान का। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप पूरे तरह से समझ जाओगे। तो भाई अगर स्लोप पूछेगा कर्व का तो उसका सिग्नेचर स्टेप क्या है, समझ जाना कि टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है। यानी उस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हम किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट खींच लेंगे। कर्व का स्लोप कहने का मतलब उस कर्व के उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप निकालना। पूछेगा कर्व का स्लोप, बताना तुम्हें टेंजेंट का स्लोप है, क्योंकि कर्व का स्लोप नहीं होता है, कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। ये ध्यान में रखना है। तो बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, यहीं पे पूछेगा। आप कहीं पे भी, जहां पे भी टेंजेंट बन रहा है, हर जगह टेंजेंट के लिए ये होगा। कर्व का स्लोप बोलेगा, सिर्फ सिंपली आप समझ जाओ उस पर कहीं पे भी टेंजेंट खींचे हैं उसका स्लोप। तो वही आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, खास एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि बेटा आप हमें बताओ, एक कर्व है, उस कर्व के इक्वेशन जो दिया रहेगा, जो भी पॉइंट 1 2 पे स्लोप बताइए। तो आपका काम यह है कि उस कर्व के उस पॉइंट पर पहले आप टेंजेंट खींचेंगे। इस कर्व का स्लोप इस पॉइंट पर पूछने का मतलब यह है कि इस कर्व के इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, बस दैट्स ऑल। क्लियर है। देखिए मान लीजिए ऐसा, इस कर्व के इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट खींचना है, खींच दिया आपने टेंजेंट। तो इस कर्व का इस पॉइंट अल्फा और बीटा पर, मान लेते हैं ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा है। इस कर्व के इस पॉइंट अल्फा और बीटा पर जो हमने टेंजेंट खींचा है, इस टेंजेंट का स्लोप ये देखिए यही बन रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनेगा यही आपका एंगल का स्लोप, यानी tan थीटा ले लेंगे तो स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा से। अब हमें जो कर्व मिला हुआ था उसके हिसाब से क्या करेंगे, तो ये dy/dx ये यहां से अब टर्म आपका शुरू हो गया। एक्चुअली ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। टेंजेंट नॉर्मल हो गया, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। ये सारे टॉपिक्स जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसी में का ये एक टॉपिक है। तो हमें सिंपली स्ट्रेट लाइन वगैरह का मिलता है टेंजेंट वगैरह लिखने के लिए, तो हम तो इजीली लिख लेते हैं स्लोप वगैरह निकाल करके टेंजेंट का इक्वेशन। लेकिन जब कोई कर्व मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉडुलस फंक्शन लगा करके कोई हायर ऑर्डर का हायर डिग्री का अगर कोई हमें इक्वेशन मिल जाता है, तो उस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना रहेगा, तो वो हम सिंपली स्ट्रेट लाइन से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारा काम क्या होगा कि बिना उस कर्व का डिफरेंशिएशन किए काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कर्व का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हम एक बार डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा हो जाएगा 2x, यही होगा। यानी ये 2x जो है ना, उस कर्व पर कहीं पे भी कोई पॉइंट है उस पर खींचे गए टेंजेंट का ये स्लोप है। अब x की अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग x की वैल्यू होगी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट होगा तो अलग अलग उसके कोऑर्डिनेट होंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे मतलब अलग अलग x की वैल्यू होगी, और अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग dy/dx की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है सर, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहां dy/dx भी टोटल कितने नंबर ऑफ dy/dx हो सकते हैं, यानी कितने टेंजेंट के स्लोप हो सकते हैं सर, इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे तो इनफाइनाइट टोटल इसके स्लोप्स होंगे। स्लोप इनफाइनाइट नहीं होगा, नंबर ऑफ स्लोप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसी ने सवाल मुझसे पूछ दिया कि बेटा मुझे एक खास पॉइंट पर बताओ, अगर मैं पॉइंट 0,1 लूं कहीं कर्व पे, उस कर्व पे हमारा स्लोप बताओ। तो इसका आपने डेरिवेटिव लिया 2x, यहां लिखा जाता है 0,1, 2 इंटू जहां x है वहां x कोऑर्डिनेट भरना है, और जहां y रहेगा वहां y कोऑर्डिनेट भरना है। y तो इसमें है ही नहीं, तो यहां हो जाएगा स्लोप हमारा कितना, 0। यानी इसका मतलब ये पता चला सर, अगर कोई कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एट x इक्वल टू 0 पे इस कर्व का स्लोप हमारा 0 होगा, बिल्कुल होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? आपको एक और पॉइंट बता रहा हूं, स्लोप का 0 होना और स्लोप का अनडिफाइंड होना, ये दो चीजें समझिए। स्लोप का 0 होना और स्लोप का अनडिफाइंड होना, ये बातें समझिए, बहुत जरूरी है। अगर किसी कर्व का किसी खास पॉइंट पे टेंजेंट हम खींच रहे हैं और टेंजेंट खींचा हुआ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उस कर्व के उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे हैं वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कुछ यूं, ये कर्व है, इसके इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच रहे हैं, देख लिए ना बेटा, आप टेंजेंट खींच रहे हैं, कंफर्म है कि इस कर्व के इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट जो खींचे हैं उसका स्लोप 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। या यूं कह लो कि ये टेंजेंट का स्लोप अगर 0 होगा तो कंफर्म है कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये भी बात दिमाग में रखी जाती है आईआईटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि जब अगर किसी टेंजेंट का स्लोप 0 मिलेगा, क्या याद रखोगे, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ठीक अगर कहेगा कि टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड है, यानी जिसको आप लूजली ऐसे कह देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिट जिसे कह देते हैं आप, कि किसी टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड है, समझ जाइए कि वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यानी ऐसा कोई अगर हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो आ गई बात समझ में बेटा, ये y हो गया, x हो गया, ओरिजिन हो गया। इसका मतलब ये पता चला कि हाँ देखे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, अनडिफाइंड। याद रहेगा यहां तक, m टेंड्स टू अनडिफाइंड लिख रहा हूं, इक्वल टू तो होता नहीं है, मेरी बाप की भी औकात नहीं है जो इक्वल टू अनंत लगा दे, अनंत होगा नहीं, अनंत का नाम ही है। मैं बार बार कहता हूं, हिंदी के संधि विषय से बहुत कुछ समझ में आता है, अनंत जिसका अंत ही ना हो, जब अंत ही नहीं है। और बराबर का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, जैसे x इक्वल टू 2 का मतलब है x की वैल्यू एकदम 2 ही है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। लेकिन x टेंस टू 2 का मतलब है चाहे कुछ भी कर लो,
ये या तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है या थोड़ा सा कम है, तो इसलिए यहाँ टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेगा, ये ध्यान में रखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किताबों में देखते हैं, पेपर्स में देखते हैं, इक्वल टू इन्फिनिटी ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। अरे ये सिद्धू पाजी थोड़ी हैं जो कहते हैं कि ठोको ठोको, अरे हर जगह ठोको ठोको थोड़ी होता है, कहीं टेंस टू भी होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। खैर, तो किसी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी अगर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं, सर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू कैन से दैट दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड व्हेनेवर स्लोप इज टेंड्स टू इंफिनिटी, देन दिस टेंजेंट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये ध्यान में रखना कभी भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो है काम ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यानी स्लोप अगर आपको निकालना है, अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा, का मतलब ये हुआ बेटा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट p अल्फा बीटा, यानी इस किसी कर्व पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, इसी पॉइंट P पे जो हम टेंजेंट खींचेंगे, इसी पॉइंट P पे जो हम टेंजेंट खींचेंगे उसका ये स्लोप बताएगा dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। क्लियर है। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। क्या बताइए, आपको इसका स्लोप मिल गया है? हाँ सर, स्लोप मिल गया। क्या ये एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है? हाँ सर, एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने का तरीका, याद आया? y माइनस y1 यानी इसका y कोऑर्डिनेट यानी बीटा बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1, बस यही होगा आपका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जहां ये क्या बताएगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। यानी स्लोप निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीका हो गए, एक जगह कलेक्ट कर दे रहा हूं। एक तो स्लोप निकालने का तरीका हो गया m इक्वल टू टेन थीटा, एक तो स्लोप निकालने का तरीका हो गया m बराबर dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। एक जब ये लाइन का इक्वेशन मिले, अगर आपको स्ट्रेट लाइन का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसमें स्लोप निकालने का तरीका है माइनस लगा लीजिए, x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b को डिवाइड, ऐसे रेशियो ले लीजिए। एक तरीका ये है, कहीं अगर आपको ऐसे मिले y बराबर mx प्लस सी, तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ये कम से कम इतनी पॉइंट्स जो है आप दिमाग में रखिए, अपने प्रॉब्लम्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके जवाब देने में। यहां तक में कोई दिक्कत? ये रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के लिए अभी सारा मैं बात कर रहा था, नॉर्मल की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? टेंजेंट की। व्हाट इज टेंजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये अगर जान गए तो आप बहुत कुछ जान गए, क्योंकि इसी से नॉर्मल आएगा आपको, इसी से आपको दो कर्व के बीच का एंगल पूछेगा। ऑर्थोगोनल कर्व पूछता है, ऑर्थोगोनल कर्व क्या है, या दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीजें हम अभी जानेंगे। ये वन शॉट में लेक्चर बना रहा हूं टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए, ताकि बच्चे देख करके अपना फास्ट रिवाइज कर सके, समझ सके, जहां कॉन्सेप्ट उनको नहीं समझ में आया है अपने पढ़ाई के दौरान, वो चीजें एक बार रिवाइज कर सके, समझ सके। क्लियर है बेटा? खैर यहां तक क्या, टेंजेंट का इक्वेशन लिखने आ गया, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट अल्फा बीटा से पास कर रही है और इसका स्लोप हमें मालूम है। किसी कर्व का स्लोप निकालना रहेगा, हम कैसे निकालेंगे, उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, बस कर्व का स्लोप निकल गया। खास पॉइंट पे निकालना है तो कोऑर्डिनेट भर दीजिए एक्स और वाई। जैसे आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, कर्व का स्लोप निकालना है, मान लीजिए कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है बेटा? इस कर्व का स्लोप निकालना है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो देखिए हम क्या करेंगे, उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब इस कर्व का स्लोप एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पे निकालेंगे, यानी कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। अच्छा एक बात बताओ, यहां तो मुझे बहुत मजा आ रहा है जी, y इक्वल टू साइन एक्स है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कह रहा है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे इस कर्व पर स्लोप 0 होगा। अभी क्या पढ़ा है, स्लोप 0 होगा मतलब, यानी इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचाओगे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। चलो देखते हैं है या नहीं है। ये रहा हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ये यहां 0 होता है, यहां पाई,
ये होता है π/2। होता है क्या, यहां पर आप टेंजेंट खींचिए, क्या टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है या नहीं, आप खुद देख लो। हाँ सर पैरेलल तो है। तो कभी भी याद रखना कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा आपने और वो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो उसका स्लोप 0, या वाइस वर्सा, इसको उल्टा भी सही है। वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा तो स्लोप अनडिफाइंड होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना रहेगा तो y - y1 बराबर m × x - x1 वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लियर है। अब थोड़ा सा नॉर्मल वाले पे भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने बोला नॉर्मल के लिए कि ये कर्व है, ये कर्व है, कर्व के किसी एक पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाल दिया, मान लीजिए यहां पे आपने टेंजेंट डाल दिया, ठीक है बेटा। तो कर्व पे परपेंडिकुलर होने का मतलब कभी कर्व पे परपेंडिकुलर मत डाल देना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बोलेगा कुछ समझना कुछ है। कर्व पे परपेंडिकुलर बोलेगा, आप समझना कि कर्व पे उस पॉइंट पे जो टेंजेंट गया है उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन एक लेनी है, यानी 90 डिग्री बनती हुई लाइन लेनी है। बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा एक लाइन खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन इस रेड वाली लाइन के साथ, ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन के साथ कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये ब्लू वाली लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री पे है, मतलब परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल है। और ये जब ब्लू वाली लाइन रेड लाइन के नॉर्मल है, उसी को कहते हैं कि ये ब्लू वाली लाइन इस कर्व के नॉर्मल है, इस खास पॉइंट P पे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो सर अब हमारा ये नॉर्मल का तो स्लोप बता दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, मुझे भी नहीं मालूम है। तो चलिए आगे इधर हम लोग कोऑर्डिनेट से ज्यादा रिवाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये बोला गया था कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, इसका स्लोप जो है उसका उल्टा कर दो और माइनस लगा दो, बस दैट्स ऑल, हो गया काम खत्म। इसका मतलब सर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का तो स्लोप आपने पढ़ाया अभी कि कर्व को डिफरेंशिएट कर दो एक बार, बस एक बार, और ये खास पॉइंट जो अल्फा बीटा है, एक्स के जगह अल्फा और वाई के जगह बीटा भर दो डिफरेंशिएट करने के बाद, तो जो आएगा वो इसका स्लोप कहलाएगा। तब तो सर नॉर्मल का स्लोप अगर मैं बात करूं तो इसको उल्टा कर देना है, यानी 1/dy/dx एट अल्फा बीटा और माइनस लगा देना है सर। हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल यही होगा। तो फिर देखो नॉर्मल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, यही मैं लिख दे रहा हूं, कोई फेयरली इतना काम नहीं करना है। ये नॉर्मल का स्लोप मिल गया, हाँ सर मिल गया। ये नॉर्मल सेम पॉइंट से पास कर रहा है, हाँ सर पास कर रहा है, तो इक्वेशन मेरा वही रहेगा, y - y1 इक्वल टू स्लोप, अब यहां स्लोप -1/m हो जाएगा इंटू x - अल्फा। एक बात ध्यान में रख लेना, टेंजेंट और नॉर्मल सेम पॉइंट से पास करेगा, तो वो पॉइंट इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई करते रहेगा हमेशा, क्योंकि नॉर्मल कभी टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है। क्लियर है। अब एक और पॉइंट आता है कि सर अगर मैं इधर कर दूं, ये अगर ले लूं तो जाहिर सी बात है पॉइंट अलग हो जाएगा तो टेंजेंट अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, यहां तो कोई दिक्कत। फिर बोलेगा सर दो अलग अलग लाइन है तो इनके स्लोप पे अंतर नहीं पड़ेगा। आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये एक लाइन हुआ करती थी जिसका स्लोप m1, ये एक लाइन हुआ करती थी जिसका स्लोप m2, ये एक लाइन हुआ करती थी जिसका स्लोप m3। ऐसे हजारों लाइन हैं जिनके अलग अलग स्लोप आपको दिख रहे थे, लेकिन जब मैं एक बार कह दूंगा कि ये सारे लाइंस पैरेलल है, क्या है बेटा, पैरेलल, तो आप सीधे समझ जाना m1, m2, m3, m4 जितने भी स्लोप हैं ये सारे के सारे इक्वल होंगे। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब अगर किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको मालूम है m1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको निकालने के लिए तरीका मैं बता दिया हूं, -1/m1, यानी इसी का उल्टा कर देंगे माइनस लगा करके। तो दो स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है, m1 × m2 बराबर -1, करके देख लीजिए यही आएगा। m1 रख दिया, m2 के जगह -1/m रख देंगे, m1 -1 आ जाएगा। यानी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों का मल्टीप्लाई करने पे -1 आए। दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होंगे, जब दोनों के स्लोप्स बराबर हों, यानी स्लोप बराबर लाइन पैरेलल, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1, इसका मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन जो है परपेंडिकुलर है आपस में। क्लियर है। स्लोप निकालने का तरीका क्या बताया, कर्व है,
कर्व के इक्वेशन जो भी दिया हुआ रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर लो, एक बार पकड़ के जबरदस्ती डिफरेंशिएट कर ही देना है, डिफरेंशिएट सही तरीके से करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद उस खास पॉइंट को, पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि पॉइंट है तो पोजीशन होगा, पोजीशन होगा तो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू उठाइए ले जाकर पटक दीजिए dy बाई डी एक्स वाले में, वाई की वैल्यू उठाइए ले जाकर पटक दीजिए, अगर वाई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्लियर है? स्लोप निकल जाएगा, तो टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप निकल गया, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। दो लाइन आपस में पैरेलल या दो से अधिक लाइन आपस में पैरेलल कब होती हैं? जब उन सभी लाइंस का स्लोप्स इक्वल हो। दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी? जब दोनों का मल्टीप्लाई करने पे स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 हो। एक बच्चा बोलेगा सर एक और हम लाइन यहां ले लेते हैं परपेंडिकुलर, अब बताओ आप इसके लिए क्या कंडीशन होगा? तब भी इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 होगा। बोलोगे सर फिर इसका स्लोप, देखो जब ये एक लाइन इसके परपेंडिकुलर लोगे तो जाहिर सी बात है ये वाली और ये वाली दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो इनका स्लोप आपस में बराबर चलेगा। क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हम पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में। एंगल बिटवीन टू लाइंस ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए थे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। मान लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m1 और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m2। इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल थीटा। तो ये जो दूसरा वाला एंगल बनेगा ना, ये जरूर ऑब्ट्यूस एंगल होगा और ये होता है पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये पूरे में कितना बनता है? पाई। ये कितना है? थीटा। तो पूरे में से इतना घटा लेंगे, ये निकल जाएगा पाई माइनस थीटा। और ये देखिए, ये जब थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल ये भी थीटा होगा। ये पाई माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो आपका काम ये है दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। इसका मतलब ये हो गया tan थीटा निकाल लीजिएगा, बस बात खत्म। कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल कहेगा निकालने के लिए tan थीटा निकाल लो, बस दैट्स ऑल। यानी इसका मतलब ये हो गया tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, बस बात खत्म। ये एक्यूट एंगल निकलेगा तो ऑब्ट्यूस एंगल पाई माइनस करके आ जाएगा। ठीक है? तो बोलोगे सर आप ये बता क्यों रहे हो, इसकी जरूरत है क्या टेंजेंट एंड नॉर्मल में? ठीक है बेटा, ये सिर्फ लाइंस को हटा करके टॉपिक अप कर देगा कर्व। फिर वही बात है, जब हम इशारा किसी को करते हैं समझता कोई और है। अक्सर जब दो दोस्त बैठे रहते हैं या दोस्तानी बैठे रहते हैं, ठीक है, तो जिस तक मैसेज पहुंचाना है हम उससे डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, हम किसी और से बोलते हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मैं तो जा रहा हूं आज मूवी देखने। बता इसको रहे हो, समझ कोई और या कोई और रही है। अच्छा मूवी देखने जाने वाला है, चलो मैं भी टिकट लेती हूँ या लेता हूँ। अच्छा इससे बोल नहीं रहा है, क्यों? झगड़ा हुआ है, बोल इसके दोस्त को रहा है, समझ उसकी दोस्त रही है। ओ कहानी कुछ ऐसे ही यहाँ पे है। जब दो कर्व के बीच का एंगल पूछेगा तो पूछ कर्व के बीच का एंगल रहा है, आपको समझना दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट आएगा उसके बीच का एंगल। यानी पूछेगा कर्व के बीच का एंगल, समझना आपको लाइन के बीच का एंगल है, तब प्रॉब्लम बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, कर्व ढूंढते हैं, कहाँ गया कहाँ गया। ये तो सबसे बड़ी बात ये है, प्रॉब्लम मिलते ही हम लोग भूखे नंगों की तरह टूट पड़ते हैं। जब भी मैथमेटिक्स के पेपर में मैथमेटिक्स का सवाल आए तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सवाल को आराम आराम से पढ़ें, दो दो चार चार पांच पांच वर्ड पढ़ें और उसके प्रॉब्लम जो दे रहा है उसको समझे पहले अच्छे से कि दे क्या रहा है और पूछ क्या रहा है और हम जानते क्या है, बस प्रॉब्लम तो सॉल्व है यार। क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट वी नो, यही तीन चीज बस समझ करके चलो, प्रॉब्लम 90% तक सॉल्व होगा। हम लोग क्या करते हैं भूखे नंगों के, ये टेंजेंट नॉर्मल का है, ये तो बन जाएगा यार, ये तो मतलब छोड़ो इसको, ये तो गर्दा उड़ा दूंगा मैं। फिर प्रॉब्लम आती है तो पता चलता है बेचारे का धुआं निकल रहा है, ये खुद गर्दा उड़ा रहा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम को पहले अच्छे से पढ़िए, प्रॉब्लम में क्या डेटा दिया है वो समझिए और ये देखिए कि प्रॉब्लम में क्या इशारा कर रहा है, किधर की तरफ। इशारे समझने हैं, इशारे समझने से आधे से अधिक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, आप सुने होंगे है ना, राहत इंदौरी साहब के भी बहुत अच्छी शेर वो भी पढ़ा करते थे, है ना, उनके भी शेर सुने होंगे। एक वो शेर याद आ रहा है जिसमें था कि हाथ मिलाते ही हाथ दबा देना, इशारे इशारों में। जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को पढ़ें, उसके इशारे को समझें, ये किधर की तरफ भेज रहा है
और फिर उन इशारों से आप ये देखिए कि आप क्या जानते हैं उससे रिलेटेड, और तब वो फॉर्मूला बैठाइए और देखिए वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर पक्का है कि आएगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो खैर हम आते हैं यहाँ पे आपको ये पोर्शन समझाने के लिए कि दो कर्व के बीच का एंगल पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ये आप दो कर्व देखिए, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है। एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ P है। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, लास्ट क्लास में भी बेटा मैं आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि कभी भी दो कर्व का या दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब यह होता है कि इन दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके x की और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। में भी x की वैल्यू सिंगल आ सकती है या मोर देन 1 आ सकती है। जितनी x की वैल्यू जाएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू उतनी मिलेगी आपको। क्लियर हो गई बात, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये मत कहना ये सर कौन सा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का, हम रफ ऐसे ही डायग्राम बना दिए। इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो अब देखो क्या करेंगे, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर एक्स इक्वल टू 0 कॉमा 1, यानी एक्स की कितनी वैल्यू मिली, 2, एक 0 एक 1, तो y की भी 2 वैल्यू मिलेगी। कैसे, x की वैल्यू 0 यहां ले जाकर भर दीजिए, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 ले जाकर भर दीजिए, y की वैल्यू 1। बोलोगे ना 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 ना, मैं तो दूसरे वाले कर्व में भरूंगा, इस पॉइंट को भर लो बेटा, देखता हूं क्या अलग आता है। चलो मम्मी जरा भरना, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या मिल गया, 0 0 1 1। इसका मतलब सर ये दोनों कर्व एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब मैं इसका ओरिजिनल डायग्राम बना रहा हूं, जरा देख लो आप। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। आ गया, ये है किसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया। ये देखिए क्या ये दोनों कर्व एक दूसरे को यहां 0 0 पे मिल रहे हैं, हाँ सर मिल रहे हैं। फिर यहां पे भी मिल रहे हैं, हाँ सर मिल तो रहे हैं। यही है 1 1, यानी x इक्वल टू 1 ये है और y इक्वल टू 1 ये है। कंफर्म है मिलेगा, तो आपका काम यही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लिए, मान लिया अल्फा बीटा आ रहा है। तो आप समझिए अगर इस कर्व के बीच का एंगल पूछेगा तो बच्चा तुरंत ही समझता है कर्व के बीच में तो सर ये एंगल बन रहा है। गलत, बिल्कुल गलत, जितना बार गलत काटो उतना ही कम है। ठीक है, दो कर्व के बीच का एंगल बोलेगा, इसका मतलब ये समझना है कि कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो आपने टेंजेंट खींचा है पहले वाले पे और जो आपने टेंजेंट खींचा है दूसरे वाले पे, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना। बार बार कह रहा हूं, दो कर्व के बीच का एंगल मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खींचे गए टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना। यानी आपका फॉर्मूला फिर वही लगेगा, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वेयर m1 क्या हो जाएगा जी, पहले कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए और अल्फा बीटा पे निकालिए, और m2 क्या हो जाएगा, दूसरे कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए एट अल्फा बीटा निकाल लीजिए, बस बात खत्म, दैट्स ऑल। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अक्सर बच्चा यहां गलती करता है, कहता है कि सर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, देखो यहां का कैलकुलेशन सिखा रहा हूं तुम्हें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ रहता है। बच्चा क्या करता है, कहता है कि सर एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, कट गया सर, एक्स बराबर 1 आ गया। ऐसे रूट लॉस होता है, काटने से रूट लॉस होता है। एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन सही तरीका यह है सॉल्व करने का। ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, 3rd डिग्री का, तो कितने सोल्यूशन होने चाहिए, 3 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, 2 ही आ रहा है। अरे बात समझ में, ये देखो तो 2 ही आ रहा है ना। तो एक बात दिमाग से सुन लो और समझ लो कि कोई भी पॉलिनोमियल में जितने डिग्री होते हैं उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ये हम लोग थ्योरम पढ़े थे, लेकिन साथ में ये भी पढ़े थे कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होगा उसके नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे, चाहे वो रूट्स रियल हो या इमेजिनरी हो, ये भी ध्यान में रखना, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स उतने होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है, कैसे सॉल्व करना है ये ज्यादा जानने की जरूरत है, ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग जो अभी आप लोगों को पढ़ाए, ये था आपका
दो कर्व के बीच का एंगल निकालने का मतलब। अब मेरा लास्ट टॉपिक थ्योरेटिकल ये है कि सर अगर ये दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, एक किताब में कह रहा था, एक प्रॉब्लम में कह रहा था कि दोनों कर्व जो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब बताया था ना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ऐसे कह लो ना। तो दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझना है कि दोनों कर्व पे जो टेंजेंट खींचा गया वो टेंजेंट 90 डिग्री का है। क्लियर है? इसका मतलब यहां पे जो आपने टेंजेंट खींचा और यहां पे जो आपने टेंजेंट खींचा, इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। बोले तो π/2। इसका मतलब ये पता चल गया सर पहले वाले का स्लोप और दूसरे वाले का स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 आना चाहिए, दैट्स ऑल। बस यही कहानी रहेगी। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम करा देता हूं, एक दो प्रॉब्लम, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? चलो एक प्रॉब्लम में लिखता हूं, एक प्रॉब्लम में लिखता हूं। If the tangent to the curve, if the tangent to the curve, एक्चुअली पीपीटी स्लाइड नहीं बनाया हूं मैं, जिसके वजह से ये थोड़ा सा समय आपका लगेगा, सॉरी फॉर दैट। y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई एट अ पॉइंट a, b, एट अ पॉइंट a, b is parallel to the line joining, is parallel to the line joining, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सुन करके भी लिख सकते हैं, देख करके भी लिख सकते हैं। 0,3/2 एंड दूसरा वाला है 1/2। देन अब यहां ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में कह रहा है मॉड ऑफ b माइनस ए इक्वल टू 1। ऑप्शन बी में कह रहा है मॉड ऑफ a प्लस बी, कितना दे दिया जी, ए पॉइंट a, b, ये मिट गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1। ऑप्शन सी में जो है वो है b इक्वल टू a, और ऑप्शन डी में जो है वो है b इक्वल टू π/2 प्लस a। अब ये सवाल देखिए, कह रहा है इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई एट अ पॉइंट a, b इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 0,3/2 एंड 1/2, देन ये 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है? देखो बेटा, सबसे तो पहले अगर कहीं एक रफ ऐसा डायग्राम बनाया तो कह देंगे कि ये जो पॉइंट है यही है पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है AB, और इस पे आपने एक टेंजेंट खींच लिया। इस कर्व का नाम क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई, यही है ना बेटा? और हमने क्या किया, इस पॉइंट पर पॉइंट PAB है कोऑर्डिनेट। ठीक है? ये आपने टेंजेंट खींच लिया है। ठीक है? अब कह रहा है कि इस पे जो आपने टेंजेंट खींचा है, ये टेंजेंट इस अलग एक लाइन के पैरेलल है, जो लाइन दो अलग अलग पॉइंट से पास कर रही है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,3/2 और 1/2। ध्यान से समझना, यही है ना? इसका मतलब यह हो गया दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे, अभी पढ़ा कर गया, जब इन दोनों का स्लोप्स बराबर होंगे। तो इसका स्लोप पहले निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं m2। दो पॉइंट से पास करने वाले किसी लाइन का स्लोप आपको मालूम है ना? क्या करेंगे, फिर से बता दे रहा हूं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। इसका y क्या है? 2, इसका y क्या है? 3/2, तो 2 माइनस 3/2 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी हाफ माइनस 0, ये हो जाएगा हाफ, हो जाएगा ये 1 आ जाएगा जी। तो साफ कंफर्म पता चल गया सर, इसका मतलब इसके ए और बी वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचे हैं उसका भी स्लोप 1 होगा, मस्ट है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका स्लोप निकालने का तरीका क्या बताया? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx लीजिए, ये क्या हो जाएगा? dx/dx 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। तो यहां देखा जाए तो क्या हो जाएगा? cos y dy/dx हम यहां लेकर के चले आएंगे और कॉमन कर लेंगे, तो बेटा क्या बन जाएगा? यहां 1 माइनस cos y बन जाएगा और यहां 1 बचेगा। हेंस dy/dx निकालेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस cos y। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपको क्या मिला? dy/dx इज इक्वल टू 1/1 माइनस cos y। हमें स्लोप किस पॉइंट पर निकालना था बेटा? इसलिए स्लोप निकालना था a, b पे, यानी जहां x है वहां a भरना है और जहां y है वहां पे b भरना है। तो हम क्या करेंगे? 1/1 माइनस cos b भर देंगे।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, मैं क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही बोला ना, इसका स्लोप 1 है और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि ये टेंजेंट इसके पैरेलल है तो इसका भी स्लोप 1 होगा। इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, 1/1 माइनस कॉस बी जो है वो 1 के इक्वल है। इट मीन्स 1 माइनस कॉस बी जो है 1 के इक्वल है। इट मीन्स कॉस बी जो है 1 के इक्वल है। अच्छा, जब कॉस बी 1 के इक्वल होगा इसलिए साइन थीटा क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो क्या मिल जाएगा, साइन बी इक्वल टू प्लस माइनस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ मैं बी ही कर देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। साइन बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ बताओ तो बेटा साइन बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा क्या, हाँ सर आ तो जाएगा, क्योंकि कॉस बी कितना हो गया, सॉरी कॉस बी ये 0 हो जाएगा ना जी, 0 हो जाएगा कॉस बी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। साइन बी प्लस माइनस 1 आ गया। चलो एक ऐसा पॉइंट जो मुझे प्रॉब्लम के जरिया से ही समझाना था, और ये हर जगह ध्यान में रखना, जब अगर कह रहा है कि इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच रहे हैं, उसका स्लोप निकाल रहे हैं, तो ध्यान में रखना ये पॉइंट कहां कर्व पे होगा कि नहीं होगा, हाँ सर कर्व पे होगा। तो ये एक इक्वेशन आपका ऑलरेडी तैयार रहता है, जो क्वेश्चन में देता नहीं है लेकिन ऑलरेडी तैयार रहता है कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है। और मैथमेटिक्स में कभी भी कोई पॉइंट किसी कर्व पे या लाइन पे लाई करेगा तो समझ जाइएगा कि वो पॉइंट जो है उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस कर्व में जहां जहां एक्स है उसको हटा के भर दीजिए, और इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का उस कर्व में जहां जहां वाई है उसको वाई हटा करके ये वाई कोऑर्डिनेट भर दीजिए, बस दैट्स ऑल। तो देखिए ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स के जगह ए भरेंगे और वाई के जगह बी भरेंगे इस कर्व के इक्वेशन में। तो मुझे इक्वेशन दिखेगा b इक्वल टू ए प्लस साइन बी, दिख रहा है। तो साइन b इक्वल टू क्या मिला, b माइनस ए। दोनों तरफ अगर हम मॉड ले लेंगे, मॉड साइन b इक्वल टू मॉड b माइनस ए, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 का मॉड इक्वल टू b माइनस ए, हेंस मॉड ऑफ b माइनस ए इक्वल टू 1। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस सर मैच कर रहा है, दैट्स ऑल। ये आपका सवाल जो है IIT JEE मेन का 2020 का सवाल है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे कराने थे, लेकिन मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अब, क्योंकि 2021 यानी 2021 के भी सवाल आ चुके हैं। 2021 में भी बहुत सारे शिफ्ट में भी सवाल आए हुए हैं, है ना, और वो भी बहुत इजी सवाल आप देखेंगे बन जाएगा आपसे सवाल, ये सारे बन जाएंगे हम उम्मीद करते हैं, और ज़रूर बनेंगे। आप एक बार प्रॉब्लम लगा करके देखें। मैं और इसमें प्रॉब्लम आपको कराने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना, आपको भी लगेगा अरे क्या सर, है ना, बहुत लंबी वीडियो बना दे रहे हो ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस आप प्रॉब्लम करें, ठीक है। और भी मैं प्रॉब्लम सोच रहा हूँ, मन तो कर रहा है करा दूँ, मन तो कर रहा है कि और मैं प्रॉब्लम करा दूँ यार। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कभी टेंजेंट और नॉर्मल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही लेकर के आ जाऊंगा और एक लेक्चर उस पर बना दूंगा। क्लियर है, ठीक है, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो आज की वीडियो, आज का सफ़र यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना कभी भी, है ना, कि पढ़ो और खूब पढ़ो, मन लगा के, दिल लगा कर खूब पढ़ो। दिल लगाने का मतलब पढ़ाई से दिल लगा के। बच्चा अक्सर जो है डबल मीनिंग बातें समझता है, सर दिल लगा लेंगे तो पढ़ेंगे क्या, ऐसा थोड़ी है कि दिल नहीं लगा करके पढ़ सकते, दिल लगा के नहीं पढ़ सकते, पढ़ ही सकते हैं, दिल लगा के पढ़िए। क्यों, क्योंकि जिसने भी खुद को खर्च किया है गूगल पे लोगों ने उसी को सर्च किया है। तो ये ध्यान में रखना कि ये सब कहानियाँ सिर्फ किताबों तक नहीं रहनी चाहिए, आप एक मिसाल बनो, अच्छा आइडियन बनो, कोशिश करो मेरा टॉप 100, टॉप 10, टॉप 5 में मेरा रैंक आए, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस मेहनत करो, हारना नहीं है। और जहाँ से भी तुम्हें, जिस फैकल्टी की लेक्चर तुम्हें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट लो, समझो, प्रॉब्लम्स लगाओ, बस बाकी किसी की ना सुनो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।